नमस्कार दोस्तों। ब्लेडी सत के आज के इस एपिसोड में एक बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जो ज़्यादा पहले नहीं, आज से लगभग 5 साल पहले सन 2019 के टाइम पर प्रिंस नाम के लड़के के साथ घटी थी। प्रिंस दरअसल मुंबई का रहने वाला था। अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर चुका था। उम्र रही होगी लगभग 23 साल के आसपास की। नौकरी वगैरह नहीं करता था क्योंकि पिताजी अच्छे खासे पैसे कमाते थे। हाँ, घर वाले समय समय पर इसको बोलते रहते थे कि बेटा कुछ कर ले, चाहे पिताजी के बिजनेस में ही उनका हाथ बटा ले। तो हमेशा घर वालों से ये कहता कि नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मैं जॉब तो 25 के बाद ही करूँगा, इकलौता बेटा हूँ घर का, थोड़ा ऐशो आराम से तो जीने दो। खैर, उसे घर वाले भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते थे। उसे घर वालों को केवल उसकी एक ही चीज़ से प्रॉब्लम थी, और वो चीज़ थी उसकी बाइक चलाना। क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से बाइक नहीं चलाता था। वो जब बाइक चलाता था ना, तो ज़मीन पर नहीं चलाता था, वो हवा में उड़ाता था। मतलब ये चीज़ करना बहुत गलत होता है, और इसमें पेरेंट्स लोग ही बच्चों को रोक सकते हैं। कोई और रोकने वाला पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई किसी को तेज़ गाड़ी चलाने से रोक दे। इसको ढंग से शायद कंट्रोल नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक दो बार बोल देते थे और वो भी उन चीज़ों को इग्नोर कर देता था। उसको बाइक चलाने का इतना ज़्यादा शौक था कि उसे जब कभी भी मौका मिलता था ना, वो अपनी बाइक उठाकर कहीं पे भी निकल जाया करता था। जैसे मुंबई से गोवा निकल गया एनी टाइम, मतलब अभी प्लान बना, अगले घंटे वो अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा होगा गोवा जाने के लिए। कभी शिरडी निकल गया, कभी पुणे निकल गया, कभी नासिक, तो कभी लोनावला। लोनावला इसलिए क्योंकि लोनावला में उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी, बचपन की दोस्त, जो कि अब गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। उसके साथ ही स्कूल में पढ़ाई करी थी, उसके साथ ही कॉलेजिंग भी कंप्लीट करी थी। फिर जब ये लोग अपना कॉलेज पास आउट हुए थे ना, तो उसके पिताजी अपने पुश्तैनी घर पे जाकर रहने लगे थे। तो वो लड़की स्नेहा अपने पूरे परिवार के साथ लोनावला में शिफ्ट हो गई थी। तो इसको जब कभी भी मौका मिलता था, लोनावला ज़रूर जाया करता था। अब एक दिन की बात है, स्नेहा का जन्मदिन था। समझ लो कल उसका जन्मदिन लगने वाला है। बारिश का टाइम था, यही शायद अगस्त का टाइम रहा होगा। बारिश का मौसम था, और उसने ये डिसाइड किया कि मैं स्नेहा को ये बोल देता हूँ कि स्नेहा, मैं तुम्हारे बर्थडे में इस बार नहीं मिल पाऊँगा, पिताजी के बिज़नेस का ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क आ गया है, तो मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा, तो आई एम सॉरी, मैं 2 दिन बाद तुमसे मिलूँगा। और उसने ये बोल के भी रखा था स्नेहा से, और डिसाइड ये किया हुआ था कि मैं उससे मिलने के लिए सरप्राइज़ के रूप में जाऊँगा। मतलब जैसे 12 बजे बर्थडे लग रहा है, अगस्त की कोई एक पर्टिकुलर रात को 12 बजे बर्थडे लग रहा है, तो 12 बजे मैं केक लेके उसके घर, उसके सामने पहुंचूंगा। वो बहुत खुश हो जाएगी। उसने अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए अपने घर वालों को बहाना दिया कि मैं अपने एक दोस्त से घर मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसके घर वाले कभी भी उसको परमिशन नहीं देते कि तू ऐसे बारिश वाले मौसम में इतनी रात गए लोनावला की तरफ जा। क्योंकि घर वालों को, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से मालूम था कि ये बाइक किस तरह से चलाता है, और बारिश के टाइम पर रोड अच्छी गीली हो जाती है, बाइक स्लिप होने के आसार बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं। जैसे आज ही एक दुर्घटना हुई गुरुग्राम में, आप लोगों ने वो वीडियो देखे भी होंगे, आज सुबह से सोशल मीडिया में वो सर्कुलेट हो रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की दुर्घटनाएं बारिश के मौसम में हो जाती है, तो गाड़ी बहुत संभल कर चलाना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ये चीज़ नहीं समझ पाते, ये भी वो चीज़ को नहीं समझता था। खैर, घर वालों को ऐसा बहाना दिया, घर वालों ने भी हाँ बोल दिया। इसने अपने राइडिंग गियर पहना, घर वालों को तभी शक हुआ कि ये क्या कर रहा है। उसको टोकने की कोशिश भी की उसकी दादी ने, लेकिन नहीं रुका। अपनी बाइक स्टार्ट किया और निकल गया लोनावला की तरफ। इस वक्त रात के लगभग 8 बज रहे थे। उसने सोचा हुआ था कि 4 घंटे हैं। वो मुंबई के चेंबूर इलाके में रहता था। कैसे भी करके वो 12 बजे तक लोनावला अपनी गर्लफ्रेंड स्नेहा के घर के सामने केक लेके पहुंच ही जाएगा, क्योंकि ठीक है, 4 घंटे मोर देन इनफ थे लोनावला पहुंचने के लिए चेंबूर से। वो अपने घर से बिल्कुल एग्जैक्ट हिसाब से निकला था, लेकिन बीच रास्ते में वो पहुंचा रहा होगा और बारिश झमझमा के शुरू हो गई, बड़ी भयंकर वाली बारिश। और इसने अपने साथ रेनकोट नहीं रख पाया था। ये मजबूर हो गया था कि मुझे गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ेगी। उसने अपनी गाड़ी, मतलब बाइक, मैं बाइक को बार बार गाड़ी बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ क्योंकि, तो उसने अपनी बाइक रोका, और एक शेड जैसा था, आउटर इलाका है, हाईवे वाला इलाका है, यहाँ से स्नेहा का घर अभी भी लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है। उसने बाइक लगा के शेड के नीचे खड़े होकर इंतज़ार करना शुरू कर दिया कि कब कब ये बारिश ख़त्म होगी और कब कब मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। लेकिन बारिश है कि 1 मिनट भी सांस लेने का भी नाम नहीं ले रही है।
बहुत मुश्किल से बारिश थोड़ी कम हुई। इस वक्त रात के तकरीबन पौने 12 बज गए थे। इसका दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि अभी भी मुझे 1.5 घंटे लगने वाले उसको मालूम था। इस लॉजिक के हिसाब से ये 1:30 पौने 2 बजे के आसपास लोनावला पहुंचता। लेकिन इतनी रात गए पहुंचकर केक वेक भी कहाँ पर मिलता। इसका पूरा प्लान इसको चौपट होता हुआ नज़र आ रहा था। इसको मालूम था स्नेहा इससे बहुत इस चीज़ के लिए नफ़रत करने वाली है, क्योंकि वैसे ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी जब इसने उसको बताया था कि मैं तुम्हारे बर्थडे के 2 दिन बाद मिलूंगा, इस चक्कर में कि सरप्राइज़ देना है। पहले से ये सब झोल झपाटा नहीं होता। स्नेहा को बोल देता कि तुम्हारे बर्थडे के दिन आ रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसने ऐसा बोल दिया था तो स्नेहा बहुत ज़्यादा हर्ट थी और इसको इसीलिए रात की रात वहाँ पर पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब इसने अपनी बाइक उठाया और बोला चाहे जो भी हो जाए, अब जैसी भी बारिश हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं और स्नेहा के घर पे जाके उसको बढ़िया वाला सरप्राइज़ दूंगा, एक अच्छा गिफ्ट भी खरीद लेता हूँ रास्ते से। ठीक है। अब हुआ ऐसा भाई, ये बहुत फास्ट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। रोड तो गीली थी, जैसा मैंने आपको बताया गीली रोड में क्या प्रॉब्लम होता है। इसके सामने से इसको एक भैंस क्रॉस होती हुई दिखाई दी रोड से। हाँ, इसने अपना ब्रेक मारा और जू 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 करके इसकी गाड़ी बहुत गंदी तरीके से स्लिप करी है। किस्मत इतनी अच्छी थी कि इसने राइडिंग गियर अच्छे खासे पहना हुआ था, इस वजह से इसको कोई गहरी चोट नहीं आई। इसके लेफ्ट हैंड में लेकिन अच्छा खासा कट लग गया, उससे अंदर का पूरा मामला बह रहा है। इसका दिमाग ख़राब हो गया। इसने उस खून को बहुत रोकने की कोशिश किया। इसके पास गाड़ी साफ़ करने वाला वो कपड़ा भी था लेकिन साफ़ था, उसने उससे भी बांधा लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसको असीमित पेन हो रहा है। इसने बोला ये प्रॉब्लम हो जाएगी यार, मैं ऐसे स्नेहा के घर पर नहीं जा सकता, उसको ये सरप्राइज़ दूंगा क्या मैं, और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। अभी लोनावला पहुंचने मुझे लगभग और 1.25 घंटे के आसपास का समय लगेगा, तो इससे बेटर ये है कि लोनावला पहुंचने से पहले मुझे कोई हॉस्पिटल मिल जाए तो मैं वहाँ पर जाकर अपनी फ़र्स्ट एड मलहम पट्टी करा लूँ तो मामला ठीक हो जाएगा। इसने इसी एक सोच के साथ अपनी बाइक वापस से स्टार्ट किया। एक हाथ लटकाए लटकाए जैसे तैसे करके वो अपनी बाइक चलाने लगा, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा स्लो 20-25 की स्पीड में बढ़ा रहा था, क्योंकि अब हिम्मत ही नहीं बची थी, इतना ज़ोर का ये डर गया था। थोड़ी आगे जाने के बाद एक आदमी इसको दिखाई देता है, 30-35 साल का रहा होगा, सर नीचे झुका है, रोड ज़मीन में देखते हुए, मतलब आगे चला जा रहा था। इसने सोचा कि यार इतनी रात गए जहाँ पर एक बाइक एक गाड़ी भी इतना सा भी स्लो होने का नाम नहीं ले रही है, यहाँ पर ये इंसान क्या कर रहा है, रोड के साइड साइड में क्या चल रहा है, इसको उड़ना है क्या। लेकिन जैसा भी है, मन में सोचा कि शायद भगवान की वजह से यहाँ पर आया है यार, मेरी किस्मत इसे यहाँ पर लेकर आई है कि मैं इससे पूछूं कि अस्पताल कहाँ पर मिलेगा। जी हाँ, इसकी किस्मत ही उस आदमी को उस तक लेकर आई थी। कैसे, आपको समझ में आएगा। इसने अपनी गाड़ी रोका और उस आदमी से पूछा भाई साहब यहाँ पे कोई अस्पताल है क्या, मैं गिर गया हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसका ट्रीटमेंट कराना है। आदमी ने बोला हाँ भाई साहब, इसका अस्पताल है ना, आपको मिल जाएगा, थोड़ी आगे जाके एक लेफ़्ट लेना पड़ेगा, थोड़ी आगे जाना, वो अस्पताल मिल जाएगा। लेकिन वो जो अस्पताल है ना, ऐसे ही वो रुक रुक के धीरे धीरे करके बोल रहा था। इसको दर्द बहुत ज़्यादा है, इसको सब पता चल गया कि इधर से ऐसे ऐसे जाना है, अस्पताल मिल जाएगा। तो इसने उसके आगे की बात सुना ही नहीं उस आदमी से। वो आदमी कुछ बोल रहा था कि भाई वो जो अस्पताल है ना, इसने रोक दिया उसको, ये सुन लिया होता। अपनी बाइक स्टार्ट किया और निकाल पड़ा वहाँ से। एक बार भी सुनने की कोशिश नहीं किया। उस आदमी ने पीछे से 2 बार भी आवाज़ दिया, अरे भाई साहब ज़रा सुनिए तो सही, वो अस्पताल के बारे में जानते हुए तो जाइए। लेकिन इसने नहीं जानने की कोशिश किया और भगाता हुआ ले गया। ये सोचने लगा कि क्या है यार, फ़र्स्ट एड ही तो कराना है, जानवर का भी अस्पताल हो तो कर देगा वो फ़र्स्ट एड, पट्टी करना है कोई भी इंसान कर सकता है, मुझे एक नॉर्मल दवाई ही चाहिए जिसका नाम भी मुझे पता है। ठीक है, इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ा और थोड़ी आगे जाके उसको लेफ़्ट भी दिखाई दिया। उसने अपनी बाइक लेफ़्ट में मोड़ लिया। दिल में तसल्ली थी कि अब अस्पताल मिल गया है, मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा और फिर मैं स्नेहा के घर के लिए वापस से गाड़ी बढ़ा लूँगा। थोड़ी आगे जाने के बाद वो अस्पताल दिखाई तो दिया इसको, लेकिन वो अस्पताल बड़ी ही जर्जर अवस्था में था, किसी खंडर से कम नहीं नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था लगभग 200-300 साल पहले अस्पताल खुला होगा, लेकिन इसकी कोई देखभाल नहीं करता है। लेकिन ये क्या, उस अस्पताल के आसपास तो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। दूर से देख के समझ में आ रहा है कि कुछ नर्स हैं, कुछ कंपाउंडर्स और कुछ साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी। जब इतने सारे लोग इस अस्पताल में काम करते हैं तो इसका हुलिया ऐसा क्यों है।
इसने ये चीज़ सोचा और बोला भाड़ में जाए, मुझे तो मेरी पट्टी करवाने से मतलब है। अपनी बाइक आगे बढ़ा लिया और अस्पताल के सामने जैसे ही लगाता है, जितने भी लोग एक दूसरे के आसपास काम कर रहे थे वो छितर-पितर होना शुरू हो जाते हैं। वो दूर-दूर हटने लगते हैं इससे, जैसे कि इसके शरीर में करंट हो। ये उस लोकेशन में पहुँचा तो जितने लोग उस लोकेशन में थे सब दूर-दूर, दूर-दूर भागने लगे। लेकिन सिर्फ़ एक आदमी जो कि ज़्यादा उम्र का था, लगभग 80 साल का रहा होगा, उसके मुँह में एक भी दाँत नहीं थे। वो ऐसा करके बैठा हुआ था और आधा टकला सा था और नीचे देख के ऐसी बड़ी-बड़ी आँखें करके ऐसा-ऐसा कर रहा था। इसने सोचा यही आदमी से पूछता हूँ, पुराना आदमी समझ में आ रहा है। अंकल जी, मुझे चोट लग गई है तो मैं किस तरफ जाऊँ? आप बता सकते हैं क्या? अंकल जी ने सिर्फ़ इशारा कर दिया ऐसे। अंकल जी के इशारे के हिसाब से वो अंदर चले गया। अंदर जाने के बाद अंदर इसको बड़ा क्रीपी सा नज़ारा नज़र आया। एक अस्पताल तो ज़रूर है लेकिन झाड़ू नहीं लगी है बिल्कुल भी। बहुत बुरी तरह की गंदगी है। मतलब समझ लो कि जो स्पाइडर्स होते हैं ना अपने, उनने इतने बड़े-बड़े जाले बनाए हुए हैं। बहुत गंदी बदबू आ रही है जैसे कि मानो सड़ी हुई दवाइयों से आएगी। इतना वहाँ का क्रीपी माहौल बना हुआ है, ऐसा कुछ-कुछ चीज़ें टूटी-फूटी पड़ी हुई है। इसने बोला ये अस्पताल कैसे हो सकता है? इतने पीछे से टिंग 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 ऐसी घंटी मारने की आवाज़ सुनाई दी। ये पलट कर देखा तो रिसेप्शन में एक औरत बैठी हुई है, ये कोई 30-32 साल की, और इसे अपने पास ऐसे-ऐसे करके बुला रही है। ये पास में गया और ये उस नज़ारे को देखते-देखते इतना गुम हो गया था कि रिसेप्शन में पहुँच के उस औरत से कुछ बोला नहीं। औरत बोलती कुछ बोलोगे? ये बोलता है हाँ, मुझे बहुत ज़ोर की चोट आ गई है। डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? मुझे पट्टी करवानी है। ये उधर का इशारा करती है और इसे नाम-गाम भी कुछ पूछती नहीं है और ये अपनी उसको सँभालते हुए नीचे की गंदगी, कचरे ये सब से बचते हुए आखिरी वाले रूम की तरफ बढ़ जाता है। इसको आखिरी वाले रूम के पहुँचते तक ऐसी बहुत सारी वियर्ड सी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी। जैसे कि ज़मीन में कुछ चूहे के बिल भी हैं। बाप रे! कुछ बियर की बॉटल्स भी हैं जो पी-पी के ऐसे फेंके हुए हैं। अजीब-अजीब सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप किसी खंडर में देखते होंगे, आप किसी कचरे वाले इलाके में देखते होंगे, वैसी चीज़ें इसे एक अस्पताल में दिखाई दे रही है, तो ये बड़ी हैरान होने वाली बात है। इसके दिमाग में फिर से उस अब वो जो रास्ते में आदमी मिला था उसका हुलिया नज़र आया, जो कि ये कह रहा है कि वो अस्पताल तो भाई साहब, और इसने आगे नहीं सुना। इतने में वो वाला रूम आ गया जहाँ पर सामने वाली रिसेप्शनिस्ट ने बताई थी कि डॉक्टर साहब मिलेंगे। ये दरवाज़ा खोल के अंदर तो पहुंच गया लेकिन अंदर कोई डॉक्टर साहब नहीं है, ना ही डॉक्टर साहब की कोई टेबल चेयर। इसका दिमाग ख़राब हो गया, डॉक्टर साहब किधर है? हाँ, अंदर से तो और भी ज़्यादा बदबू ज़रूर आ रही थी, ऐसी कि यहाँ पर कोई 15 मिनट भी बैठ जाए तो बेहोश हो जाए, उल्टी कर के पगला जाए। और साथ में एक कॉफ़िन रखा हुआ है। कॉफ़िन समझते हैं आप लोग? एक ऐसा बड़ा सा बॉक्स जिसमें किसी की मृत्यु हो जाती है, आपने हॉलीवुड की फ़िल्मों में देखे होंगे। ऐसा एक बड़ा सा बॉक्स था जिसमें मृत शरीर को रखा जाता है। ये देख के थोड़ा घबरा गया। हालांकि साइड में एक टूटी फूटी बेंच भी रखी हुई थी। ये उस पर जाकर बैठ गया और डॉक्टर साहब के आने का इंतज़ार करने लगा कि डॉक्टर साहब अब आएंगे तब आएंगे, लेकिन कब 10 मिनट बीत गए पता ही नहीं चला। इसका जो फ़ोन था अब तक स्विच ऑफ हो चुका था, समझ लो चालू ही नहीं हो रहा था, अंदर से टूट सा गया था। ये अपनी गर्लफ्रेंड को चाह के भी फ़ोन नहीं कर सकता था क्योंकि सरप्राइज़ देने के लिए निकला था, और घर वालों को फ़ोन कर देता तो बैंड बज जाती। ये सिर्फ यहाँ पर बैठे बैठे डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर सकता था, पट्टी करवा सकता था और यहाँ से जल्द निकल सकता था कि इतने में ही इसका दिमाग ख़राब हो गया। ये ठोकने की आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उस कॉफ़िन की तरफ से आ रही थी। अरे भाई, ये बैठे बैठे इंतज़ार कर रहा है डॉक्टर साहब का कि आएंगे इसकी पट्टी करेंगे, लेकिन वो कॉफ़िन को कौन ठोक रहा है अंदर से? वो डब्बा जिसमें मृत शरीरों को रखा जाता है उसको अंदर से कौन ठोक रहा है? इसका दिमाग ख़राब हो गया। ये भड़बड़ा के उठा और दरवाजे के बाहर मुंह निकाल के, डॉक्टर साहब कोई है क्या? सुनिए डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये कोई कॉफ़िन ठोक रहा है, कोई जिंदा आदमी अंदर बंद हो गया ऐसा लग रहा है। लेकिन जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक इसे अब कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रिसेप्शन की तरफ भी अपनी नज़र घुमाकर देखा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट भी नहीं है अपनी जगह पर। जो बल्ब अभी इस पैसेज एरिया में चल रहा था, जिस बल्ब की रोशनी के नज़र से ये अंदर तक आया था, वो बल्ब भी अब बहुत ज़्यादा डिम हो चुका है।
मतलब कि वो विजिबिलिटी ठीक तरीके से दे ही ना पाए। और वो ठोकने की आवाज़ अंदर से और ज़ोर ज़ोर से हो गई। कॉफ़िन के अंदर से और ज़ोर ज़ोर से ठोकने की आवाज़ आने लगी। इसने बोला पता नहीं कहाँ रिसेप्शनिस्ट चली गई, कहाँ बाकी सारे लोग चले गए। ये कोई भला इंसान शायद अंदर पैक हो गया, गलती से मरा हुआ समझ के उसको बंद कर दिए होंगे, मैं उसको निकालता हूँ पहले। इसने अपनी एक अच्छी नज़र से उस कॉफ़िन तक गया। उस कॉफ़िन का ढक्कन पूरी ताकत से खोल के जैसे अंदर का नज़ारा देखा तो क्या पाया, अंदर एक आदमी ज़रूर मरा हुआ पड़ा है, लेकिन उसके यहाँ पे, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक उस वो कैसा हो जाता है ना, किसी की मृत्यु होती है तो पूरा चीड़ फाड़ होता है, पोस्टमार्टम होता है, तो वैसा उसका हुआ था। और फिर उसके बाद यहाँ सिलते हैं ना, तो वैसा सिला सिला दिख रहा है। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं बताते हुए आपको कि उसने लिटरली अपनी आंखों से पहली बार किसी मृत शरीर को इतनी पास से देखा हुआ है जिसका पोस्टमार्टम हुआ है। ये देखकर घबराई गया कि ये आदमी कैसे अंदर से कॉफिन ठोक रहा था, कितने में ज़प से और इसकी पूरी सांस वहीं पर रुक जाती है। लिटरली पूरी सांस रुक जाती है। जो कॉफिन में मृत हालत में पड़ा हुआ था वो झटके से हाथ उठा के इसका गला पकड़ लेता है और इसकी आँख वाँख पलटने लगती है कि इतने में इसको याद आता है कि नहीं, मुझे मरना नहीं है। ये पूरी ताकत से छुड़वाने लगता है, छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम, छोड़ो 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 करके ऐसे छुड़ाता है और बड़बड़ा के पीछे होके गिरता है। जैसे ये पीछे गिरा, कॉफिन का ढक्कन ढप से वापस से बंद हो गया। उसने बोला शिट, ये क्या था? अगर ये कोई जिंदा था तो ये कॉफिन में फिर से बंद हो गया, ये मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा था? और अगर ये पहले से ही इसका टाई टाई फिश था तो ये मेरे को मारने के लिए हाथ कैसे उठाया? इसने ये चीज़ सोचा ही है कि धड़ांग से पीछे से आवाज़ सुनाई दी। ये धड़ांग वाली आवाज़ जिस रूम में ये था उस रूम के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ थी। इसको लगा कोई तो आया मेरी आवाज़ सुन के। जैसे ये पीछे पलटा, पीछे कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जो कि कॉफिन में पड़ा हुआ था, जो कि झटके से हाथ उठाकर इसका गला दबा दिया था, जिसका पूरा शरीर यहाँ से कटापटा था और सिलाई की गई थी वापस से। वही आदमी डॉक्टर के हुलिये में पीछे खड़ा है। ये डर के मारे लिटरली कांपने लगता है और कांपते कांपते कहता है, हाँ आप सामने कैसे खड़े रह सकते हैं? आप तो उस कॉफिन के अंदर थे ना। वो बड़ी वियर्ड से स्माइल लेता है। इतने में ही डर गया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ऐसा सिर्फ शुरुआत है। बोलते से उसका जो चेहरा है ना भाई, इतना वियर्ड बन गया, इतना डरावना बन गया। देखते ही देखते उसका जो पूरा शरीर है, पूरा शरीर, हाथ का भी हिस्सा दिख रहा है, पैर के हिस्से दिख रहे हैं, चप्पल जूते नहीं पहना हुआ है, और चेहरे से लेकर यहाँ तक का जो है वो पूरा ऐसा झुर्रियों झुर्रियों वाला हो गया, गलने जैसा हो गया। जैसे पानी में भिगो के रख दो आप बहुत दिनों तक अपने हाथ को ही, अरे अपने हाथ को आप 1 घंटे तक ही पानी में डुबो के रखो, उंगलियाँ कैसी सिकुड़ सिकुड़ जाएंगी, ऐसा पूरा उसका स्किन हुआ है। और ये डर के मारे वहाँ पे धाम से मुंह के बल बेहोश होकर गिरा। अब ये बेहोश होकर गिरा तो इसकी पूरी कॉन्शियसनेस नहीं गई। इसके सामने जो कोई भी खड़ा था इसको मालूम था, इसको वो फील हो पा रहा है कि मेरे पैर को पकड़े गया है और मुझे घसीट कर कहीं ले जाया जा रहा है। शायद अस्पताल के बाहर ये जैसी पहुंचा होगा, इसके सर में ठंग से कुछ तो भी लगा। शायद वो अस्पताल की सीढ़ी थी। जी हाँ, अस्पताल के अंदर एंटर मारे थे तो ऐसी एक सीढ़ी थी, फिर नीचे आके ऐसा था। तो वो वाला पोर्शन था ना, वो इसके सर में ठंग से लगा होगा और ये पूरी तरीके से बेहोश हुआ। अब इसको नहीं मालूम कि इसके साथ क्या हुआ, लेकिन कुछ मिनटों बाद या कुछ घंटों बाद, ना इसको पता ना हमको पता, ना कभी किसी को पता चल पाएगा, थोड़ी देर बाद इसको आभास होता है और इसकी ऐसी लंबी सी सांस आती है। जब ये आँख खोलता है तो अपने आप को एक अंधकार में पाता है। इसको मालूम था मैं मरा तो नहीं हूँ। ये अपने आसपास हाथ लगाने की कोशिश करता है तो क्या पाता है कि ये खुद एक कॉफिन के अंदर पैक है। अब इसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ होना शुरू हो गई कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये बहुत ज़ोर से डरने लगा और दरवाज़ा ठोकने लगा। कॉफिन का मतलब वो जो है ढक्कन, वो ठोकने लगा, बचाओ मुझे, कोई यहाँ से निकालो, मैं ज़िंदा हूँ, किसने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया है, भगवान के लिए मुझे बाहर निकालो, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। अब इसको ऐसा लगने लगता है कि अब इसकी सांसें रुक रही है, ऑक्सीजन धीरे धीरे करके अब ख़त्म हो रहा है।
कॉफिन के अंदर भी एक लिमिटेड ऑक्सीजन होगा और इसको नहीं मालूम कि अब इसको दफनाया जा चुका है या फिर ये नॉर्मल कहीं अस्पताल के किसी कोने में कॉफिन के अंदर पड़ा हुआ है। इसको नहीं मालूम। इसको सिर्फ इतना मालूम है कि अब मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इसकी सांसें पूरी क्षीण होने ही वाली थी कि इसको सिर्फ इसकी दादी का चेहरा ऐसा नज़र आया, जो कि बचपन में जिस प्रकार से दादी से बात करता था बिल्कुल वैसे ही वाला चेहरा। दादी इसको मुस्कुराकर बोल रही है, बेटा तुझे मैंने कितनी बार बताई हूँ ना, किसी चीज़ में बहुत बुरी तरीके से फंस जा, जान पर बन आए तो याद रखना बजरंग बाण तेरी हमेशा जान बचाएगा। कभी भी बुरी कंडीशन में आ जाए ना तो बजरंग बाण को कभी भूलना मत। और बस इसने बचपन से बजरंग बाण याद करके रखा हुआ था। इसकी दादी ये वाली बात इसको बचपन से समझाती थी और ये बात समझा के बजरंग बाण का पाठ सिखाती थी। इसने बजरंग बाण तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया और पाठ करते करते भाड़ 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 पैर से लात मार रहा है। कितना लात मार लेगा, लिमिटेड, लेकिन पैर से भी हाथ से भी दो दो पंक्ति पढ़ रहा है, फिर लात से मार रहा है, फिर हाथ से मार रहा है। पता नहीं फिर से वापस से ऑक्सीजन इतनी लौट के कैसे आ गई। इसने पूरी बजरंग बाण पाठ ख़त्म किया ही है। ख़त्म किया कि इसको कुछ तो भी धड़ 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 करके सुनाई दिया, जैसे कि कोई इसको बाहर निकाला। और किसी ने ढक्कन खोला। ढक्कन खोला तो क्या देखा पता है? सामने 3 लोग हैं। एक बूढ़ा सा आदमी, लंबे लंबे बाल रखा हुआ है, सफ़ेद बाल, ठीक है, क्लीन शेव था, सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ है, लाल रंग का गमछा डाला हुआ है और इसके साथ 2 आदमी और है, ठीक है, वो भी एकदम साधारण से लुक वाले हैं और ये कांपने लगा डर के मारे। आदमी ना, अब उसके पास एक झोला था, वो झोले से पानी की बोतल निकालता है, इसको पानी पिलाता है, बोलता है बेटा अच्छा हुआ तूने दरवाज़ा ठोकना बंद नहीं किया, इसका ढक्कन ठोकना बंद नहीं किया। हम किनारे से जा रहे थे, हमें कुछ तो भी आभास सुनाई दिया, मतलब कुछ तू ठोक रहा था वो सुनाई दिया। हम लोग इस तरफ आए तो तू ज़मीन में दफन था। हमने तुरंत खोदना शुरू किया बहुत तेज़ी से और ये दोनों ने तो और तेज़ी से, और तुझे बाहर निकाले। तू ठीक तो है ना बेटा? ये रोते रोते बोला कि आपको बजरंग बली ने ही भेजे हैं। मेरे साथ क्या हुआ मैं कभी किसी को समझा तो नहीं पाऊँगा, लेकिन आप भगवान के भेजे हुए ही दूत हो। ऐसा बोल के उस आदमी का पैर पकड़ लिया। वो आदमी ने बोले बेटा खुश रहो और अपने आप का ध्यान रखना, अपनी बाइक उठाओ और जाओ यहाँ से। ऐसा बोल के वो आदमी अपने दोनों आदमियों के साथ आगे जाने लगा। उसने बोला चलो अच्छा है, मैं जाता हूँ अपनी बाइक से, अब निकलता हूँ। कि उसको तुरंत याद आया कि 1 मिनट, ये आदमी तो जहाँ मैं यहाँ दफन हो गया था वहाँ से गुजर के जा रहा था। इसको कैसे मालूम कि मैं बाइक से यहाँ तक पहुँचा था, जबकि मेरी बाइक तो यहाँ आसपास कहीं है भी नहीं। उसने बोला शिट, ये था कौन? भागते हुए उसी तरफ गया जिस तरफ वो आदमी गया था अपने दोनों लोगों के साथ। ये तीनों कहीं दिखाई नहीं दिए, कहीं दिखाई नहीं दिए प्रिंस को। इसका दिमाग खराब हो गया, चिल्ला रहे अंकल जी, दादाजी कहाँ हो आप, मेरे सामने आओ। कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं। विदिन 15 सेकेंड्स ही पलट के देखा था कि वो आदमी कहाँ गया। कोई दिखाई नहीं दिया, कोई भी नहीं, लिटरली कोई भी नहीं। ये भागते भागते अपनी बाइक उठाया और बैक टू अपने घर पे जाके माता पिता को रोते हुए पूरी बात बताया। और दादी जी सामने, और दादी जी सुन के क्या बोलती है, बेटा तुझे बजरंगबली के कोई दूत या बजरंगबली के भेजे हुए कोई भक्त बचाने नहीं आए थे, बल्कि स्वयं बजरंगबली बचाने आए थे, कुछ अपने ऐसे गणों के साथ जो हर पल उनकी सेवा में रहते हैं। इसके तो आंसू छूट गए, वहीं पर आंसू छूट गए। इसको इतनी घबराहट हुई, बोला शिट, मैंने बजरंगबली का दिया हुआ पानी पिया, उन्होंने मुझे हाथ लगाया, मैंने उनके चरण स्पर्श किया। उस दिन के बाद से इसके स्वभाव में एक बहुत भारी चेंज आ गया और ये अब एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा है। आज ये जहाँ पर रहता है चेंबूर में, उसके थोड़ी आगे एक बजरंगबली के बहुत अच्छे मंदिर का निर्माण भी कराया है। जैसा मैंने आपको बताया पैसे वाले लोग थे, तो अब बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है यार, बहुत चेंज हो गया है। इसका जो नज़रिया है दुनिया को लेकर बहुत बदल गया है। ये पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने, प्रिंस ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, बोला कि आप सुनाओ सबको, बहुत खतरनाक घटना है।
मैं लेकर आया आपके सामने। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।